हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज के क्लास में हम सभी फाइनेंशियल लीवरेज के न्यूमेरिकल्स को समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज के क्लास में हम सभी फाइनेंशियल लीवरेज के न्यूमेरिकल्स को समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो देखो, फाइनेंशियल लीवरेज के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना है कि फाइनेंशियल लीवरेज होता क्या है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो टोटल कैपिटल है उसमें डेट की मात्रा कितनी है। ठीक है, ये तो हो गया ओवरऑल की मतलब क्या है, ये मैंने बता दिया। अब हम समझते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम सभी इसका जो न्यूमेरिकल्स हैं प्रीवियस मतलब मॉडल टेस्ट पेपर, जो हमारे मॉडल सेट्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं, ओवरऑल एक ही न्यूमेरिकल था। तो पहले उस न्यूमेरिकल को समझते हैं, उसके बाद हम एक एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल को समझेंगे सो दैट कि आपको समझ में आ जाए कि सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स स्टार्ट एंड लास्ट तक देखना। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पे ही दिखेगा। क्वेश्चन तो मैं नहीं लिखने वाली, क्वेश्चन तो मैं अपने फ़ोन में देखूंगी। सो द क्वेश्चन इज, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 29। यस, देखो ये जो है ना हमारे 4 मार्क्स क्वेश्चन में है। ठीक है, द क्वेश्चन इज क्रिस लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्रिस लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्रिस लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है एंड एक्सपोर्टिंग कारपेट्स एंड अदर होम डेकोर प्रोडक्ट्स। और वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं कारपेट्स के और अदर होम डेकोर प्रोडक्ट्स को। ओके, इट हैज़ शेयर कैपिटल ऑफ 70 lakhs एट द वैल्यू ऑफ 100 ईच। उनके शेयर कैपिटल का वैल्यू क्या है, चलो इधर सॉल्यूशन करेंगे तो लिखते जाते हैं। उनके जो शेयर कैपिटल हैं वो हैं 70 लाख रुपीज़ के, 70 लाख रुपीज़ के एट द फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। और वो भी कितना, 100 ईच। ठीक है, मतलब पर शेयर का कीमत जो है वो 100 रुपीज़ है। ओके, वेरी गुड। कंपनी इज कंसिडरिंग अ मेजर एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड वांट्स टू रेज इट टू 50 लाख। मतलब रेज टू 50 लाख, मतलब अब क्या चाहता है कंपनी के, पहले 70 लाख था, अब ये 50 लाख जो है वो और बढ़ाना चाहता है। ठीक है, सो दैट की प्रोडक्शन अधिक कर सके और बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। ठीक है, चलो अब आगे समझते हैं। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर प्रभाकर हैज़ रिकमेंडेड दैट कंपनी कैन रेज फंड ऑफ द सेम अमाउंट बाय इशूइंग 7% डिबेंचर्स। अब ये चाहता है कि वो क्या इशू करे, डेट। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डेट होते हैं, सबको पता है। 7% डिबेंचर्स, ठीक है, और 7% डिबेंचर इशू करके वो 50 लाख जो है वो और जो चाहिए वो ले आए। ठीक है, तो 7% यहाँ डिबेंचर्स लिखा है, तो डिबेंचर तो डेट हो गया, लेकिन ये जो 7% है ये क्या है, इंटरेस्ट है, जितना इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 7% लिखा है। नाउ द थिंग इज गिवन दैट अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी लो। यहाँ पे तो अर्निंग पर शेयर गिवन है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ और कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर गिवन है और वो है आपका ₹35। ₹35, ठीक है, एंड टैक्स रेट इज 30%। टैक्स है आपका 30%। ओके, डिड मिस्टर प्रभाकर गिव अ जस्टिफाइड रिकमेंडेशन सो द वर्किंग, कि क्या मिस्टर प्रभाकर जो है वो सही डिसीजन दिए हैं या सही डिसीजन नहीं दिए हैं, ये आपको वर्किंग नोट्स के थ्रू बताना है, मतलब सॉल्यूशन करके बताना है। तो सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे समझना है कि अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको देखना होता है ROI, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ROI आपको देखना होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और आपको देखना होता है कि क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से बड़ा है, कि क्या ROI जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट रेट है उससे बड़ा है। अगर यस तो डेट के थ्रू आना चाहिए कैपिटल, और अगर ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो फिर इक्विटी के थ्रू आना चाहिए। ठीक है, और ये कैसे होगा ये हम अभी बात करेंगे, ये आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने इसे बॉक्स में कवर कर दिया, समझ जाना। ठीक है, सॉल्यूशन हम इधर करते हैं। सबसे पहले तो देखो इतनी सारी चीज़ें दी हुई है और आपको क्या निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको निकालना होगा EBIT। ठीक है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना होगा। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्निंग पर शेयर आपको गिवन है, तो यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, इधर हम सॉल्यूशन करेंगे। अर्निंग पर शेयर जो है वो आपको गिवन है, अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू ₹35। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन है आपका
अर्निंग पर शेयर ये हो गया। लेकिन हमें पता है कि अर्निंग पर शेयर हम कैसे निकालते हैं, तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है ये आपके डेट की मात्रा होता है टोटल इक्विटी पे, ठीक है। तो टोटल इक्विटी जो है वो आपका नीचे हो जाएगा एंड ये क्या है, डेट की मात्रा है भाई, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर आपका 35 है एंड टोटल डेट आपका है, यहाँ पे हम लिखेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो कि सबसे लास्ट में हमें कैलकुलेट होके आता है, ठीक है। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स तो पता ही नहीं है, EAT मैं लिखती हूँ अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, शॉर्ट में। एंड इक्विटी आपका गिवन है कितना, 70 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे डिवाइड कर लो इसे, तो ये आपका 7000 हो जाता है, तो यहाँ पे 70,000 लिखेंगे एंड यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो आ जाता है 35 × 70 लाख एंड दिस इज ₹24,50,000। ये क्या हो जाएंगे, ₹24,50,000। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आई जस्ट होप कि समझ में आ रहा है। एंड देख लो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा साइन आ जा रहा है बोर्ड का, बट कोई बात नहीं, आई थिंक समझ में आ रहा है। अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो 24,50,000 रुपीज़ आया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो समझ में आ गया। अब इंटरेस्ट पता करते हैं, ठीक है। तो देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स निकल गया ना, इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो भाई। इंटरेस्ट किस पे, तो इंटरेस्ट जितना लिए हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना लेना है भाई, 50 लाख है, तो 50 लाख लिखेंगे, 50 लाख रुपीज़ एंड इसमें 7% डिबेंचर्स जो है, 7% डिबेंचर्स, क्योंकि हमें इंटरेस्ट यहाँ पे रेट नहीं गिवन है ना एक्स्ट्रा, तो डिबेंचर्स पे है जो 7% दिया है, इसी पे ना इंटरेस्ट निकालोगे, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं आएगा, तो इसी पे 7% इंटरेस्ट निकाल लेते हैं भाई। चलो निकाल लिया हमने, तो जो इंटरेस्ट आया है दैट इज़ 3,50,000 रुपीज़, ठीक है। इंटरेस्ट आपका 3,50,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई जस्ट होप समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट 3,50,000 रुपीज़ हो गया। चलो अब जो टू मेन चाहिए था हमें, इनकम आफ्टर टैक्स, तो वो हमारा 24 लाख निकल गया, ये सर्कल कर देती हूँ मैं। एंड फिर हमें इंटरेस्ट चाहिए था, तो इंटरेस्ट भी निकल गया 3,50,000 रुपीज़। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, सॉरी इनकम आफ्टर टैक्स, सॉरी इनकम बिफोर टैक्स चाहिए, क्योंकि इनकम आफ्टर टैक्स में मतलब इनकम बिफोर टैक्स को हम मानते हैं एक्स, ठीक है। इनकम बिफोर टैक्स है EBT, समझ जाना। और अगर इनकम बिफोर टैक्स हमें पता होगा और उसमें हम माइनस करेंगे, इनकम बिफोर टैक्स में हम अगर माइनस करेंगे टैक्स, तो हमें इनकम आफ्टर टैक्स नहीं पता चलेगा। बताओ, अगर हम इनकम बिफोर टैक्स, जो पहले इनकम था उसमें टैक्स माइनस कर देंगे, तो अब जो इनकम बचेगा वो इनकम टैक्स देने के बाद का है ना, तो वो हमारा इनकम आफ्टर टैक्स हो जाएगा, ठीक। तो EBT को तो हमें पता नहीं है, EBT x मान लेते हैं, और टैक्स कितना है 30%। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि EBT अगर x है तो x का 30% कैलकुलेट कर लेते हैं? ऐसा नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो x का 30% कैलकुलेट कर दो, 3x/10 क्या हो गया, 3x/10। तो माइनस करेंगे 3x/10, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देखो इनकम आफ्टर टैक्स कैलकुलेटेड है 24,50,000 रुपीज़, तो 24,50,000 यहाँ लिख देते हैं। अब ये नॉर्मल बेसिक सा कैलकुलेशन है जो कि आप सभी को पता है, 10x - 3x/10 इज इक्वल टू 24,5, ठीक है। एंड यहाँ पे 7x हो जाएगा आपका, 7x/10 इज इक्वल टू 24,50,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7x तो इधर ही रह गया हमारा, 24,50,000 रुपीज़ है, 10 क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर हमारा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो x इज इक्वल टू आपका क्या आता है, देखो। तो इसे अब आप सॉल्व करोगे 24,50,000 रुपीज़ एंड इसमें आपको मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 35 लाख रुपीज़। इसका मतलब है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स भी आपको पता चल गया कि कितना है, 35 लाख रुपीज़, ठीक। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स भी, सॉरी अर्निंग बिफोर टैक्स भी आपको पता चल गया। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में टैक्स निकाल के माइनस करो, अर्निंग आफ्टर टैक्स पता चल जाएगा। चलो यहाँ तक तो पता चल गया। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स दोनों का टेंशन खत्म। अब हमें पता करना है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का अर्निंग। तो यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट माइनस किया हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट को तो हमने पहले ही निकाल लिया, कितना था हमारा 3,50,000 रुपीज़, ये इंटरेस्ट है, इसमें हमने पहले ही इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट माइनस हो गया होगा
तब उसमें टैक्स माइनस हुआ होगा, तभी तो ये हमारा इनकम बिफोर टैक्स बचा हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है अब, इनकम बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पता करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू, देखो इनकम बिफोर टैक्स पता है, इसमें इंटरेस्ट जोड़ दो, तो इंटरेस्ट आपका 3,50,000 रुपीज़ है, तो ये आपका हो गया 38,50,000 रुपीज़। ये आपका हो गया इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये क्या हो गया, इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक, अब हमें क्या करना है, चलो यहाँ तक तो पता चल गया। अब हमें पता करना है ROI रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन इंटरेस्ट 7% है, ठीक है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट नहीं पता है, तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का रेट पता करेंगे। और रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का रेट हम कैसे पता करेंगे, तो इधर मैं बता रही हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, पहला सॉल्यूशन इधर हुआ है, दूसरा सॉल्यूशन आपका इधर हुआ है, एंड तीसरा सॉल्यूशन इधर हो रहा है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कैसे पता करेंगे, तो ROI इज इक्वल टू, सबसे पहला क्या है, EBI मतलब इनकम बिफोर इन्वेस्टमेंट। इनकम बिफोर इन्वेस्टमेंट कहाँ है हमारा, EBT, इनकम बिफोर टैक्स। तो इनकम बिफोर टैक्स कितना आया है, 35 लाख रुपीज़, तो 35 लिख देना और डिवाइड कर देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट में, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना, पहले 70 और अब का 50, कितना हो गया, 1,20,000 ना, इसे भूलना नहीं, ठीक है। मैं भी इसे इरेज करती हूँ और यहाँ लिखती हूँ, पहले 70 था और ये अब बढ़ाना चाह रहा था 50, ठीक है। तो अब इन दोनों को मिला के कितना हो गया, 1,20,000 ना, तो यस, अब टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,20,000 है, ठीक है। तो इनकम बिफोर टैक्स में आप लिख दोगे 35 लाख, ठीक है, 35 लाख रुपीज़ बाई 1,20,000 रुपीज़ इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब इसमें आप सॉल्व करोगे 32.08%, क्या आने वाला है, 32.08%। देखो अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, चलो हमारा सॉल्यूशन हो गया। पहले क्या किया हमने, पहले हमें EPS दिया हुआ था, तो EPS से हम इनकम आफ्टर टैक्स निकाले हैं, क्योंकि इनकम आफ्टर टैक्स इसलिए निकाले हैं ताकि हमें इनकम बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना, मतलब इनकम बिफोर टैक्स अच्छे से कैलकुलेट कर लें। देन हम इंटरेस्ट को निकाल लिए, ठीक है, ये दोनों अलग से निकाल लिया हमने। सॉल्यूशन इधर से स्टार्ट होता है, हमें पता है कि इनकम बिफोर टैक्स में अगर हम टैक्स माइनस करेंगे तो इनकम आफ्टर टैक्स हो जाएगा। तो इनकम बिफोर टैक्स तो अभी नहीं पता, इसलिए एक्स माने हुए हैं, ठीक है, लेट है ये। उसके बाद टैक्स क्या है, तो 30% है। 30% कैसे आया, तो टैक्स यहाँ पे 30% आया। अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स माने थे, तो एक्स का 30% हम निकाल लिए हैं, ये हमारा टैक्स है। तो टैक्स जो है वो 3x/10 मैंने कर दिया, सिंपल नॉर्मल मैथमेटिक्स है, इक्वल टू 24,50,000 रुपीज़ आ गए हमारे। मतलब इसमें टोटल सॉल्यूशन किए तो इनकम बिफोर टैक्स हमारा 35 लाख आया है, 35 लाख। अब इसमें इनकम बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट तो हमारा ऑलरेडी माइनस किया गया होगा ना, तभी तो इनकम बिफोर टैक्स है ये। तो इनकम बिफोर टैक्स को हम इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बनाने के लिए जो इंटरेस्ट माइनस किए थे उसे फिर से प्लस कर देंगे। माइनस किए थे नहीं, हम ऑलरेडी जब हम निकाले हैं तो उसमें माइनस किया गया होगा, तभी तो वो आया हुआ है ना। तो यहाँ पे हमारा हो गया, ऐड कर दिए इंटरेस्ट को, तो 38,50,000। अब ये 38,50,000 जो है वो हमारा, सॉरी EBIT है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 38,50,000, गलती से मैंने लिख दिया, ठीक है, 80,50,000 रुपीज़। और इसको डिवाइड करेंगे हम टोटल इन्वेस्टमेंट से। तो पहले टोटल 70 था, बट अब 50 और इशू किए डिवेंचर, तो 12 लाख हो गया, 12 लाख हो गया, ठीक है। 70 और 50 को ऐड करोगे 12 होगा, यहाँ पे 1,20,000 नहीं होगा, 12 लाख होगा, ठीक है। अब आप बताओ कि ROI बड़ा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा है। तो ROI, यहाँ पे अब इसे इरेज करती हूँ नीचे वाला, ROI जो है वो हमारा 32.08% है, जबकि रिटर्न ऑन इंटरेस्ट जो है वो 7% है। तो बताओ ROI ही अधिक है ना, तो क्योंकि ROI हमारा यहाँ पे अधिक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अधिक है, इसीलिए डेब्ट के थ्रू इक्विटी लाना बिल्कुल सही ऑप्शन, बिल्कुल सही डिसीजन है। आई बात समझ में? इसीलिए आपका इससे प्रूफ होता है कि डेब्ट के थ्रू आपका जो भी इशू हुआ है वो एक सही डिसीजन है। इफ़ अगर ROI कम होता तो ये रॉन्ग डिसीजन होता। अगर हम कैलकुलेट करते हैं ROI कम आता 7% से, तो ये एक रॉन्ग डिसीजन होता, और रॉन्ग डिसीजन होने के कारण से हम यहाँ पे लिख देते कि ये रॉन्ग डिसीजन है क्योंकि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है। समझे? क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कम आता है तो फिर कैपिटल जो है वो इक्विटी के थ्रू जमा करना चाहिए। समझे?
तो आई जस्ट होप कि ये समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही। इसी टाइप के बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इसका एक पीडीएफ सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको और भी क्वेश्चंस का पीडीएफ में दे दूंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई जस्ट होप कि अब सारा रिवीजन अच्छे से आपका हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड लक।